अगला टॉपिक्स क्या है हमारा? तो अगला टॉपिक्स है हमारा अनुनाद। अनुनाद को इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। देखिए अनुनाद क्या होता है। सबसे पहले अनुनाद हमको देखिए आरएलसी परिपथ के अंदर ही डिस्कस करेंगे कि जो आरएलसी परिपथ है उसके अंदर रेजोनेंस यानी कि अनुनाद का क्या प्रभाव पड़ता है। और ये आरएलसी परिपथ है, इसको अपन दो प्रकार से देखेंगे। एक हम देखेंगे श्रेणी आरएलसी परिपथ और दूसरा हम देखेंगे समांतर आरएलसी परिपथ। तो श्रेणी आरएलसी परिपथ और समांतर आरएलसी परिपथ में इस रेजोनेंस यानी कि अनुनाद का क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब चीजें हमको अब यहाँ पर सीखनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं श्रेणी आरएलसी परिपथ, क्योंकि श्रेणी आरएलसी परिपथ अभी हमने जस्ट पढ़ा है, वो चीजें हमको पता है। तो सबसे पहले हम कौन सा देख लेते हैं? श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर अनुनाद। तो अनुनाद देख रहे हैं और अनुनाद के अंदर पहला कौन सा लिया है मैंने परिपथ? तो पहला परिपथ लिया है श्रेणी आरएलसी परिपथ। कौन सा? श्रेणी आरएलसी परिपथ में अनुनाद। क्या? श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर अनुनाद। देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम आरएलसी परिपथ बना लेते हैं। तो देखिए आरएलसी परिपथ अभी जस्ट हमने बनाया था, तो हमको पता है एक आर लेना है, एक एल लेना है और एक सी लेना है। और तीनों को कौन से क्रम में जोड़ देता है? तो तीनों को जोड़ देना है भैया श्रेणी क्रम में। क्या जोड़ देना है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सप्लाई वोल्टेज इसके सिरों पर मेरे को लगा देनी है। ये होगा आर, ये होगा एल, ये क्या होगा? सी। इसका प्रतिरोध को किससे लिखेंगे? एक्स सी से। इसके प्रतिरोध को किससे लिखेंगे? एक्स एल से। और इसके प्रतिरोध को किससे लिखेंगे? हमेशा आर से लिखेंगे। ये चीजें समझ में आई आपके? अब क्या होगा? इसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो वी आर होगा, इसके सिरों पर वोल्टेज वी एल होगा और इसके सिरों पर वोल्टेज क्या होगा? आपका वी सी होगा। क्या होगा? वी सी। और अभी हमने देखा कि श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर जो प्रतिबाधा ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, तो प्रतिबाधा ज्ञात करने का सूत्र होता है जेड बराबर, अभी हमने जस्ट देखा था, जेड बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका? एक्स एल माइनस क्या होता है? एक्स सी होता है। अब यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्स सी होगा या एक्स सी माइनस एक्सएल होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से किसका मान बड़ा है। जिसका मान बड़ा होगा उसमें से बड़ी राशि में से हमेशा क्या करेंगे? छोटी राशि को घटाएंगे। चीजें समझ में आई? तो ये क्या है? श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर क्या है आपका? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मतलब प्रतिरोध को ज्ञात करने का क्या है? आपका फॉर्मूला है। प्रतिबाधा क्या होती है? ये आरएलसी परिपथ के अंदर ये प्रतिरोध आर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों मिलकर संयुक्त रूप से इस विद्युत धारा प्रवाहों में जो अवरोध डालते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका प्रतिबाधा कहलाता है। प्रतिबाधा को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। और प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? आपका ओम होता है। खूब अच्छी प्रकार से पढ़ाया हुआ। तो देखिए हमको ये पता चला कि श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस क्या होता है? आपका एक्स सी होता है। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा कि आपका जो एक्सएल है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए एक्सएल बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ इंटू क्या होता है? एल होता है। एक्सएल बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ इंटू एल। ऐसे ही हमने देखा कि जो एक्स सी होता है उस एक्स सी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ इंटू क्या होता है? सी। दोनों चीजें समझ में आई? तो देखिए ये जो एक्सएल है, इस एक्सएल का मान इस फ्रीक्वेंसी के क्या है? आपका समानुपाती है। तो एक्सएल समानुपाती क्या है? आपका एफ है। एफ का मतलब क्या है? सप्लाई की आवृत्ति। तो बताइए यदि मैं फ्रीक्वेंसी के मान में परिवर्तन करूंगा तो क्या एक्सएल का मान चेंज होगा या नहीं होगा? तो हमने देखा कि एक्सएल है उसका मान इस फ्रीक्वेंसी के क्या है? समानुपाती है। तो समानुपात का मतलब तो यही होता है कि यदि मैं फ्रीक्वेंसी के मान में जितना परिवर्तन करूंगा उतना ही क्या होगा? इस एक्सएल के मान में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। चीजें क्लियर? दूसरा हमने देखा कि ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो एक्स सी होता है, ये आपके फ्रीक्वेंसी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात एक्स सी भी फ्रीक्वेंसी पर क्या कर रहा है? आपका निर्भर कर रहा है। तो जब हम समानुपाती राशियों के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक सीधी लाइन पे रेखा प्राप्त होती है। कौन सी लाइन प्राप्त होती है? सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब क्या है? देखिए इस प्रकार से, इधर मैंने ले लिया फ्रीक्वेंसी, इधर क्या ले ली मैंने? फ्रीक्वेंसी ले ली, ये ले ली मैंने फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ। ठीक है। और इधर मैंने क्या लिख दिया? तो इधर मैंने ले लिया एक्सएल। क्या ले लिया मैंने? एक्सएल। एक तरफ मैंने फ्रीक्वेंसी और एक तरफ मैंने क्या लिया? एक्सएल।
अब इनके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। जब बताइए फ्रीक्वेंसी का मान 0 होगा तो एक्सएल का मान भी क्या होगा 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मान मैं यहाँ पर रखूंगा, एफ की जगह 0 रखूंगा, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करूंगा तो एक्सएल का मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब समानुपात है, अब फ्रीक्वेंसी के मान को यदि मैंने 2 गुणा किया तो बताइए इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी कितना हो जाएगा 2 गुणा हो जाएगा। यानी कि जब f का मान 0 था तो इस एक्सएल का मान भी 0 था। अब f का मान मैंने 2 कर दिया, कितना कर दिया 2, तो इस एक्सएल का मान भी कितना हो जाएगा बताइए 2 हो जाएगा। अब फिर मैंने f का मान फिर 2 बढ़ाया, f का मान कितना बढ़ाया मैंने 2, तो बताइए इस एक्सएल का मान भी कितना बढ़ जाएगा आपका 2 बढ़ जाएगा, मतलब इतना बढ़ गया। तो जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं इस फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे इस एक्सएल का मान क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब जब इन पॉइंट को मैं मिलाऊंगा तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पे प्राप्त होगा, दूसरा पॉइंट मेरे को कहाँ मिलेगा तो दूसरा पॉइंट मिलेगा मेरे को यहाँ पर, तीसरा पॉइंट कहाँ मिल जाएगा तो इस वाले को मिलाते हैं और इस वाले को अपन क्या करते हैं मिलाते हैं, तो तीसरा पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिला, पहला यहाँ पर मिल ही गया था अपन को, ठीक है। अगला वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा तो इस वाले लाइंस को और इस वाले लाइंस को मैंने मिलाया तो मेरे को अगला वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इस सब पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी एक सीधी लाइन मिल जाएगी, क्या हो जाएगी सीधी लाइन। तो जब हम एक्सएल और फ्रीक्वेंसी, एक्सएल और जो फ्रीक्वेंसी है इसके बीच में जब अपन ग्राफ खींचते हैं तो हमको ग्राफ कौन सी रेखा प्राप्त होती है, तो ग्राफ के रूप में हमको बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है एक सीधी रेखा। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसका है आपका एक्सएल का है, एक्सएल का किसके साथ है फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि एक्सएल और फ्रीक्वेंसी क्या है एक दूसरे की समानुपाती है, तो ग्राफ क्या आएगा सीधी रेखा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो एक्स सी है इस फ्रीक्वेंसी के क्या है आपका व्युत्क्रमानुपाती है, क्या है व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती के अंदर जब अपन ग्राफ खींचेंगे फ्रीक्वेंसी और इसके बीच में तो हमको ग्राफ है कुछ इस प्रकार से होगा, ड्रिपिंग प्रकृति का प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमको जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा और ये जो ग्राफ होगा बताइए ये ग्राफ किसका होगा एक्स सी का होगा। तो मैंने क्या किया एक तरफ एक्सएल और एक्ससी, एक तरफ मैंने लिया फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पर एक्सएल है फ्रीक्वेंसी के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाऊंगा तो इस इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा घटेगा, क्योंकि ये दोनों राशि क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों समानुपाती है, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाऊंगा तो बताइए रिएक्टेंस का मान भी क्या होगा आपका बढ़ेगा। तो क्या कर रहे हैं मैं इन फ्रीक्वेंसी के मान में परिवर्तन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी के मान में परिवर्तन, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मान यहां से मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया। तो देखिए जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाऊंगा तो एक्सएल का मान तो क्या होगा बढ़ेगा, क्या फ्रीक्वेंसी का मान जब मैं बढ़ाऊंगा, ये फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी का मान जब मैं बढ़ाऊंगा तो इस एक्सएल का मान तो क्या होगा बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाने से, इस एफ का मान बढ़ाने से इस एक्सएल का मान तो क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी का मान जब मैं बढ़ाऊंगा तो एक्स सी का मान क्या होगा घटेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी एफ है, इसका मान बढ़ाने पर इस एक्स सी का मान क्या होगा आपका कम होगा, क्या होगा कम। तो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा एक्सएल का मान तो बढ़ता जाएगा, एक्सएल का मान क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक्स सी का मान क्या होता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। लेकिन एक फ्रीक्वेंसी हमको ऐसी मिलेगी कि उस फ्रीक्वेंसी पर, कौन सी फ्रीक्वेंसी ये वाली फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर आप देखिए इस वाली फ्रीक्वेंसी पर क्या हुआ कि इस वाली फ्रीक्वेंसी पर जो एक्सएल था उस एक्सएल की वैल्यू और एक्स सी था उसकी वैल्यू क्या होगी आपके बराबर होगी, यानी कि एक्सएल बराबर क्या हो गया आपका एक्स सी। कौन सी फ्रीक्वेंसी पर, इस वाली फ्रीक्वेंसी पर। तो इस फ्रीक्वेंसी को मैं मान लेता हूं f0। तो f0 फ्रीक्वेंसी पर मैंने देखा कि एक्सएल वाली लाइन और एक्ससी वाली लाइन ने एक दूसरे को काट दिया। काटने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो एक्सएल है इसका मान किसके बराबर हो गया एक्ससी के बराबर हो गया, एक्सएल का मान किसके बराबर हो गया एक्ससी के बराबर। तो वो आवर्ती क्या किसी भी आरएलसी परिपथ के अंदर आवर्ती का वह मान जिस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान के बराबर हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं रेजोनेंस आवर्ती कहते हैं, क्या कहते हैं उसे रेजोनेंस आवर्ती। तो ऐसी आवर्ती जिस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए उसे ही हम अनुनादी आवर्ती या रेजोनेंस आवर्ती कहते हैं। परिभाषा समझ में आई, फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाने से
एक्सएल का मान बढ़ा लेकिन एक्ससी का मान घटा। एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आई जिस पर एक्सएल और एक्ससी दोनों का मान बराबर हो गया। जिस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्ससी दोनों का मान बराबर होगा उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे हम रेजोनेंस आवृत्ति, यानी कि अनुनादी आवृत्ति। क्या कहेंगे उसको? अनुनादी आवृत्ति। तो बताइए अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला परिभाषा समझ में आई कि रेजोनेंस आवृत्ति या अनुनादी आवृत्ति किससे कहते हैं? तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं कि रेजोनेंस आवृत्ति क्या होती है। और ये वाला ग्राफ बताइए आपके समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं है। एक्सएल का एफ के साथ ग्राफ है, एक्ससी का एफ के साथ ग्राफ है। एक पॉइंट ऐसा आया जिस पर एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो गया, उसको हमने बोला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और उसको हमने लिखा F0 से। तो क्या लिखेंगे? वह आवृत्ति जिस पर प्रेरणिक प्रतिघात, क्या? जिस पर प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात को किससे लिखते हैं? एक्सएल। जिस पर एक्सएल का मान धारितीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात को अपन किससे लिखते हैं? एक्ससी के बराबर हो जाए। क्या एक्सएल का मान है वो एक्ससी के बराबर हो जाए, उसे अनुनादी आवृत्ति, क्या? उसे अनुनादी आवृत्ति यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बताइए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की समझ में आ गई। तो रेजोनेंस आवृत्ति वह आवृत्ति होती है जिसपे एक्सएल का मान एक्ससी के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो देखिए अब क्या हुआ, रेजोनेंस आवृत्ति पर यदि मैं प्रतिबाधा का फॉर्मूला आपसे पूछूं, क्या? तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला बाद में लिखते हैं, पहले अपन रेजोनेंस आवृत्ति का ही सूत्र निकाल लेते हैं कि रेजोनेंस आवृत्ति। तो देखिए रेजोनेंस आवृत्ति को क्या करते हैं? इसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे F0 से प्रदर्शित करते हैं। क्या किससे लिखते हैं इसको? F0 से इसको क्या करते हैं अपन? प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए एक्सएल बराबर हो गया एक्ससी, किस पे? F0 पे। तो मैं लिखूंगा F0 पर क्या होता है? एक्सएल बराबर क्या हो जाता है? एक्ससी हो जाता है। यही तो लिखा है हमने रेजोनेंस, कि वह आवृत्ति जिस पर एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाए वही क्या होगा? रेजोनेंस आवृत्ति। यानी कि एक्सएल का मान किसके बराबर हो गया? एक्ससी के बराबर। कब? रेजोनेंस आवृत्ति पर। अब हम जानते हैं एक्सएल बराबर क्या होता है। तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्ससी बराबर क्या होता है? बताइए 1/ओमेगा सी, अगर कोणीय आवृत्ति के रूप में लिखे तो। एक्सएल को देखिए, एक्सएल का फॉर्मूला ये भी होता है। एक्सएल को आप ये भी लिख सकते हो ओमेगा एल, और एक्सएल का फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो 2πf/L, क्योंकि ये है ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और ओमेगा बराबर क्या होता है आपका? 2πf होता है। ऐसे ही एक्ससी को आप क्या लिख सकते हो? 1/ओमेगा-c भी लिख सकते हो और 1/2πf गुणा क्या लिख सकते हो? c। ये 2πf किसका मान है? इस ओमेगा का मान है। तो आप 2πf लिख दो या ओमेगा लिख दो, एक ही बात है। अब हमको फॉर्मूला दोनों बनाना है। हमको फॉर्मूला कोणीय आवृत्ति का भी लिखना है और जो रेखीय आवृत्ति होती है उसका भी लिखना है। तो मैं सबसे पहले कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला लिखा हूं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया? ओमेगा एल, यहाँ पर हो गया 1/ओमेगा-c। अब क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस आवृत्ति मान रहे हैं, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं 0 ω0L और ω0c। इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया, तो वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा किया तो क्या आ जाएगा आपका? देखिए ω0 को ω0 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा? ω0 का स्क्वायर गुणा क्या हो जाएगा? L को आप किससे गुणा करो? C से, तो क्या हो जाएगा? L इंटू क्या हो जाएगा आपका? C, और बराबर क्या हो जाएगा? 1 को 1 से गुणा करो तो कितना आ गया आपका? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। अब आपको तो कोणीय आवृत्ति केवल ओमेगा का मान निकालना है, तो बची हुई संख्या को उस तरफ हटा दो। तो ये संख्या इससे गुणा हो रही है, गुणा वाली संख्या बराबर के इस तरफ जाएगी तो क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ω0 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/L गुणा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्या LC इधर क्या हो रहा था? गुणा, और गुणा वाली संख्या इस तरफ गई तो 1 में क्या लग गया? भाग। अब इधर से मेरे को स्क्वायर हटाना है। जब इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पूरी संख्या के ऊपर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो यहां से जैसे मैंने इसको हटाया तो इस संख्या के ऊपर क्या आ गया? रूट। ठीक है। अब देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है? तो हमको पता चला कि 1 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है आपका? 1 ही होता है।
और एल और सी का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इस कारण इनको अंडर रूट में लिख देंगे क्या, एल इंटू क्या लिख देंगे, सी। तो ओमेगा 0 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में एल इंटू सी। ये क्या है, कोणीय रेजोनेंस आवृत्ति है। क्या है, कोणीय रेजोनेंस आवृत्ति। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया आपका, कोणीय अनुनादी आवृत्ति का हो गया। क्या हो गया, कोणीय अनुनादी आवर्ती। तो आपको एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है कि ओमेगा जर बराबर यानी कि कोणीय रेजोनेंस आवर्ती यानी कि ओमेगा 0 बराबर होता है 1 क्या होता है, अंडर रूट का LC। ये वाला फॉर्मूला याद रह जाएगा कि ओमेगा 0 बराबर होता है 1 अंडर रूट का LC। ये तो किसके रूप में हो गया, कोणीय आवर्ती के। अब इसी से हम क्या करेंगे, रेखीय आवर्ती का फॉर्मूला निकाल लेंगे। देखिए 1 अपॉन ओमेगा 0 बराबर क्या है आपका, अंडर रूट में क्या है, एल इंटू क्या है, सी। और हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। तो मैं इस ओमेगा की जगह क्या रख दूंगा, 2 पाई एफ, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी क्या लगा दूंगा मैं, 0। तो F0 क्या होगी आपकी रेजोनेंस आवृत्ति। तो आपसे रेजोनेंस आवृत्ति यानी कि F0, तो 2 पाई की जगह लिख दिया 2 पाई F0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, L गुणा क्या हो जाएगा, C। अब हमको तो केवल किसका मान निकालना है, F0 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, F0 का। तो ये वाली संख्या इससे क्या हो रही है, गुणा, और गुणा वाली संख्या इस तरफ जाएगी तो क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो भाग लग जाएगा तो फॉर्मूला आ गया क्या, F0 बराबर हो गया 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर L गुणा C। ये क्या है आपका रेजोनेंस आवृत्ति का फॉर्मूला है। आपकी एग्जाम्स के अंदर जाने कितनी बार डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा गया है कि रेजोनेंस आवृत्ति का सूत्र क्या होता है। तो रेजोनेंस आवृत्ति का सूत्र F0 बराबर 1/2 पाई अंडर रूट में L गुणा क्या होता है, C। चाहे आपका श्रेणी रेजोनेंस परिपथ हो, चाहे आपका समांतर रेजोनेंस परिपथ हो, दोनों ही परिपथों के अंदर ये वाला फॉर्मूला क्या रहेगा, समान रहेगा। रेजोनेंस आवृत्ति का फॉर्मूला F0 बराबर 1/2 पाई अंडर रूट में LC होता है। अगर कोणीय रेजोनेंस आवृत्ति पूछे तो कोणीय रेजोनेंस आवृत्ति ओमेगा 0 बराबर 1/अंडर रूट में LC होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक तो ये और एक ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। रेजोनेंस आवृत्ति में यहां से डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है कि रेजोनेंस आवृत्ति का फॉर्मूला F0 बराबर 1/2 पाई अंडर रूट में LC। इसका मान होगा हर्ट्ज में, इसका मान होगा क्या, रेडियन प्रति सेकंड में, क्योंकि कोणीय आवृत्ति को किस में मापते हैं हम, रेडियन प्रति सेकंड में मापते हैं, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके समझ में आ गए रेजोनेंस आवृत्ति के अंदर। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है अभी तक आपको, और एक फॉर्मूला ये याद रखना है। चीजें समझ में आई, इनको मिटा दूं मैं। अब आगे हमको क्या करना है कि आगे हमको निकालना है कि रेजोनेंस आवृत्ति पर इस सर्किट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या, रेजोनेंस आवृत्ति पर हमने देखा कि XL का मान क्या हो जाता है, XC के बराबर हो जाता है। तो हम देखेंगे कि जब इस सर्किट के अंदर इस XL और XC का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो इस परिपथ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस परिपथ के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस परिपथ के पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कब, जब इस XL का मान XC के बराबर हो जाएगा, अर्थात रेजोनेंस आवृत्ति की बात करें। तो रेजोनेंस आवृत्ति पर श्रेणी RLC परिपथ के अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है वो हम देखते हैं। ये जो फॉर्मूला देखा था ये तो था नॉर्मल आवृत्ति पर, नॉर्मल जो आवृत्ति होती है उसकी। अब हम ये फॉर्मूला निकालेंगे रेजोनेंस आवृत्ति पर प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है। इसको मिटा दूं, आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, आपको प्रतीक चिन्ह याद होना चाहिए, आपको ये वाला फॉर्मूला और आपको ये वाला फॉर्मूला, ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, कभी नहीं भूलना है। नोट्स के अंदर लिख लेना और इन चीजों की बार बार की में रिवाइज करना। आगे हम देखते हैं कि इस टॉपिक्स के अंदर से और हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए, नॉर्मल कंडीशन के अंदर हम रेजोनेंस आवृत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, रेजोनेंस आवृत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि जब XL और XC का मान बराबर नहीं होता उस कंडीशन में इस RLC परिपथ के अंदर जो कुल प्रतिरोध है उसका मान Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर XL माइनस क्या है, XC के बराबर है। इतना चीजें समझ में आई। अब हमने देखा कि ये परिपथ के अंदर क्या हुआ, हमने जैसे फ्रीक्वेंसी के मान में चेंज किया, क्या इस परिपथ की फ्रीक्वेंसी के मान में चेंज किया, फ्रीक्वेंसी को मान या तो घटाया या फिर बढ़ाया, तो हमको एक ऐसी फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुई कि उस फ्रीक्वेंसी पर XL बराबर क्या हो जाएगा, XC हो जाता है। तो मैंने लिखा क्या,
रेजोनेंस आवृत्ति पर। क्या? रेजोनेंस आवृत्ति। तो रेजोनेंस आवृत्ति यानी कि F0 पर, F0 पर क्या हो जाता है आपका XL बराबर क्या हो जाता है आपका XC हो जाता है, यानी कि दोनों का मान क्या हो जाता है बराबर। अगर XL का मान 5 है, XL का मान कितना है 5, तो XC का मान भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। XL का मान यदि 15 है तो XC का मान भी कितना हो जाएगा 15, यानी कि रेजोनेंस आवृत्ति पर इस XL और XC का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब देखिए XL और XC का मान बराबर हो गया। अब बताइए बराबर वाली संख्या में से यदि मैं बराबर वाली संख्या को घटाता हूं तो क्या आएगा, यानी कि अगर इसका मान 5 होता और इसका मान 5 होता तो बताइए XL माइनस XC का मान कितना आएगा, तो XL माइनस XC का मान क्या आएगा 0, क्योंकि 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। अगर XL का मान 15 और XC का मान 15 होता तो रेजोनेंस आवृत्ति पर दोनों का मान बराबर होता, तो उस कंडीशन में XL माइनस XC यानी कि 15 माइनस 15 तो क्या बचता आपका 0 बचता। तो हमने देखा कि रेजोनेंस आवृत्ति पर XL का मान XC के बराबर हो जाता है, तो हमारा ये जो फॉर्मूला था प्रतिबाधा उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, R स्क्वायर तो ऐसे कैसे आएगा प्लस XL, ये जो XC है इसका मान किसके बराबर हो गया XL के बराबर, तो मैं यहाँ पर भी XL लिख दूंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा। अब दोनों संख्या बराबर की है, विपरीत चिन्ह है, तो दोनों को जब घटाएंगे तो इसका टोटल मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। समान संख्या में से समान संख्या घटाने पर क्या बचता है 0। अब बताइए 0 का स्क्वायर क्या होता है, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0। और बताइए जब 0 में R स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 मत कर देना, गुणा नहीं कर रहे, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। जैसे मैं 0, अगर 0 में मैं 1 जोड़ू तो कितना आ जाएगा 1, अगर 0 में मैं 50 जोड़ू तो कितना आ जाएगा 50। तो 0 में हम जो संख्या जोड़ रहे हैं मान भी उतना ही हमको प्राप्त हो रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा। तो यदि मैं 0 में R स्क्वायर जोड़ूंगा, क्या करूंगा 0 में यदि मैंने क्या जोड़ा R स्क्वायर, तो मेरे को क्या मिलेगा R स्क्वायर मिलेगा। भाई जो चीज इसके अंदर जोड़ रहे हैं वही तो रिजल्ट में आ रही है, तो यहाँ पर R स्क्वायर जोड़ा तो रिजल्ट में भी क्या होगा आपका R स्क्वायर ही आएगा। तो बताइए Z बराबर क्या बच गया मेरे पास, रेजोनेंस की कंडीशन में Z बराबर हो गया अंडर रूट में R स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है ना इस स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर से जैसे अंडर रूट कैंसिल हुआ तो बताइए Z का मान किसके बराबर हो गया R के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया R के बराबर। यानी कि श्रेणी रेजोनेंस परिपथ के अंदर परिपथ का जो कुल प्रतिरोध, जो नॉर्मल कंडीशन में परिपथ का कुल प्रतिरोध ये था Z बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC था, वो रेजोनेंस की स्थिति में क्या होता है Z का मान ओनली किसके बराबर हो जाता है R के बराबर हो जाता है। ओनली किसके बराबर हो जाता है R के बराबर। इसको आप ऐसे समझिए, अगर R का मान जो R है इसका मान मान लेते हैं कितना ओम था 4 ओम, कितना था 4 था, कितना था 4, और ये वाला जो था आपका कौन सा इधर वाला था, इसका मान मान लेते हैं अपन कितना था 16, और इसका मान कितना था आपका 4 था, कितना था 16 और कितना था 4। ठीक है। अब जब इनका क्या करा हमने, जब इनका परिपथ नॉर्मल कंडीशन में जब इनका अपन क्या करेंगे कुल प्रतिरोध निकाले, देखिए X3 का मान 4 ओम है, XL का मान 16 ओम है और R का मान कितना है 4। नॉर्मल कंडीशन में यदि कुल प्रतिरोध निकालते तो अंडर रूट में क्या होता R का स्क्वायर प्लस क्या होता है XL माइनस क्या होता है आपका XC का क्या करते अपन स्क्वायर करते। तो देखिए क्या होता है R का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, कितना होता है 16, प्लस क्या होता है आपका XL माइनस XC, XL का मान 16 है, XC का मान कितना है 4 है, 16 में से 4 को घटाया तो कितना आ गया 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144। अब इसका जब वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा 160, और 160 किसका वर्ग होगा देखिए, यानी कि किसका हो सकता है 12 का कितना होता है 144 होता है, 12 का कितना होता है 144, 13 का कितना होता है 169 होता है, तो 13 पॉइंट कुछ आएगा, क्या आएगा 13 पॉइंट कुछ, यानी कि परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा Z, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आएगा लगभग 13 ओम के बराबर आएगा। क्या आएगा लगभग 13 ओम के बराबर, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका 169 या 59, देखिए कितना होता है 13 39 है ना बच्चे, कितना 3 और 13 को 3 से गुणा किया 169 होता है, कितना होता है 169, कितना है आपका 160 है।
तो 12 के समथिंग आएगा, 12 पॉइंट कुछ आएगा, 12.5 या 6 के समथिंग आएगा। तो देखिए जेड का मान कितना प्राप्त हुआ है हमको, अभी जो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध है वो कितना है, 12 ओम है। कितना है, 12 ओम। कब, जब ये परिपथ रेजोनेंस की स्थिति में नहीं है। ये वैल्यू मैंने सिर्फ समझाने के लिए ली है कि आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब सर्किट रेजोनेंस सर्किट होता है तो इस सर्किट के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा कि रेजोनेंस आवृत्ति से पहली आवृत्ति पर नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो ये जो आर, एल और सी जो लगे हुए थे वो इस परिपथ में कुल 12 ओम का प्रतिरोध प्रस्तुत कर रहे थे। कितना ओम का, 12 ओम का। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी के मान को चेंज किया और फ्रीक्वेंसी के मान को चेंज करके जैसे ही इसको रेजोनेंस आवृत्ति पर लेके आया तो इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध जेड है अब वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। यानी कि अब जो जेड है वो आर के मान के बराबर होगा। तो आर का मान कितना है, देखिए आर का मान कितना है, यहाँ पर 4 ओम है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में उस परिपथ का कुल प्रतिरोध अब कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ओम। तो क्या हुआ, रेजोनेंस से पहले वो प्रतिरोध कितना था, 12 था। लेकिन जैसे ही ये रेजोनेंस की स्थिति में पहुंचा तो प्रतिरोध का मान कितना हो गया, 4। तो बताइए श्रेणी रेजोनेंस परिपथ के अंदर जैसे ही रेजोनेंस आवृत्ति पर क्या होता है, परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है उसका मान बढ़ता है या घटता है। तो पहले प्रतिरोध कितना था, 12। अब रेजोनेंस की कंडीशन में प्रतिरोध कितना हो गया, 4। तो बताइए प्रतिरोध का मान बढ़ा या घटा। तो 12 से 4 हो गया प्रतिरोध। क्या, 12 से कितना हो गया, 4। तो श्रेणी रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है वो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। और बताइए जब परिपथ का प्रतिरोध घटेगा तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, वी बटे क्या होता है, जेड होता है। और जब जेड का मान कम होगा, जेड का मान कम होगा तो इस परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पता है आपको प्रतिरोध क्या करता है, धारा को बहने से रोकता है। तो यदि प्रतिरोध कम हो गया तो परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो श्रेणी रेजोनेंस की स्थिति में क्या होता है, श्रेणी परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान कम होने से उस परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। दूसरी बात, पहली बात चीज समझ में आ गई कि श्रेणी रेजोनेंस, जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी तो रेजोनेंस की कंडीशन में परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। इस वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, वैल्यू मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है। अब दूसरा क्या है, अगर रेजोनेंस की कंडीशन ना होती, तो रेजोनेंस की कंडीशन ना होती तो एक्सएल भी होता और एक्ससी भी होता। और जब एक्सएल और एक्ससी यानी कि क्या होते हैं, आपके रिएक्टेंस होते, तो रिएक्टेंस होते तो इनके अंदर धारा और वोल्टेज के अंदर भी क्या होता, फेज अंतर होता। क्योंकि एल और सी ये दोनों क्या करते हैं, धारा और वोल्टेज के बीच में क्या लाते हैं, फेज अंतर लाते हैं। धारा और वोल्टेज के बीच में फेज अंतर, भाई धारा और वोल्टेज आगे या पीछे किसके कारण होते हैं, तो आगे या पीछे होने के कारण कौन है, या तो एल के कारण होते हैं या फिर किसके कारण होते हैं, सी के कारण। क्या प्रतिरोध के कारण कभी भी वोल्टेज और धारा आगे पीछे होते हैं क्या, नहीं। प्रतिरोध के अंदर तो धारा और वोल्टेज हमेशा क्या चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। आगे और पीछे करने का काम कौन करते हैं, ये एल और सी करते हैं। लेकिन हमने देखा था कि रेजोनेंस की आवृत्ति पर इस एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाता है। यानी कि इस वाले टर्म्स का मतलब जो रिएक्टेंस वाली टर्म्स थी एक्सएल और एक्ससी, उसका मान कितना हो गया, 0। अब बताइए ये दोनों का मान 0 हो गया, मतलब ये दोनों का परिपथ के अंदर कोई काम नहीं है। अब एक्सएल और एक्ससी का मान 0 हो गया तो अब परिपथ के अंदर कौन बचा, केवल आर बचा। इनका मान क्या हो गया, 0, मतलब ये परिपथ से बाहर हो गए। अब परिपथ से बाहर हो गए तो इस परिपथ के अंदर से एल भी हट गया और सी भी हट गया। तो अब इस परिपथ के अंदर कौन बच गया, आर बच गया। तो हम ये लिखते हैं कि रेजोनेंस की स्थिति में या श्रेणी रेजोनेंस की परिपथ के अंदर ये जो परिपथ होता है ये क्या हो जाता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। समझ में आई, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कैसे बना, क्योंकि रेजोनेंस आवृत्ति पर एक्सएल और एक्ससी का मान क्या हो जाता है, बराबर। और जब एक्सएल और एक्ससी का मान बराबर हो जाएगा तो रिएक्टेंस वाला टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो आपका रिएक्टेंस वाला टर्म्स था ना, अपन ऐसे लिखते हैं ना, जेड बराबर क्या लिखते हैं अपन,
आर प्लस क्या लिखते हैं जे एक्स एल माइनस क्या लिखते हैं जे एक्स सी। मैंने बताया था इंडक्टर के लिए प्लस जे का प्रयोग करते हैं और कैपेसिटर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइनस जे का। तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या हुआ, इस वाले टर्म्स का यानी कि जेड बराबर आर प्लस जे कॉमन लिया तो क्या बचा, देखिए एक्स एल माइनस क्या बचा एक्स सी। तो ये वाली संख्या क्या हो गई आपकी जे, जीरो हो गई। यानी कि जो संख्या जे से गुणा हो रही है वो जे से संख्या कौन सी गुणा हो रही थी, आपका प्रतिघात गुणा हो रहा था। क्या गुणा हो रहा था, प्रतिघात। तो रेजोनेंस की स्थिति में इस प्रतिघात का मान कितना हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। अब प्रतिघात का मान जीरो हो गया तो केवल परिपथ के अंदर क्या बच गया, आर बच गया। यानी कि जो परिपथ है वो क्या हो जाता है, आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ बन जाता है। क्या बन जाता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। तो श्रेणी रेजोनेंस की कंडीशन में आपका जो सर्किट होता है वो क्या हो जाता है, आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ बन जाता है। पहले इन चीजों को लिख लेते हैं फिर आगे अपन बात करेंगे, है ना। देखिए रेजोनेंस वाला टॉपिक्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको इसको एक बार बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो जिंदगी के अंदर कभी नहीं भूलने वाले। तो ये तो था नॉर्मल प्रतिबाधा का सूत्र। तो हमने क्या देखा कि रेजोनेंस आवृत्ति का फॉर्मूला लिखना है आपको, क्या, रेजोनेंस आवृत्ति। तो रेजोनेंस आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, तो रेजोनेंस आवृत्ति दो प्रकार लिखनी है। एक तो आपको लिखनी है कोणीय रेजोनेंस आवृत्ति। क्या लिखनी है आपको, कोणीय रेजोनेंस आवृत्ति। रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद। तो कोणीय अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा जीरो बराबर हो जाएगा 1/√, में क्या हो जाएगा एल गुणा क्या हो जाएगा सी। कैसे निकला वो मैंने आपको समझा दिया। दूसरी होती है क्या, आपकी रेखीय आवर्ती होती है। दूसरी क्या होती है आपकी रेखीय आवर्ती। और रेखीय आवर्ती को लिखते हैं f0 से, और f0 से बराबर हो जाएगा 2π√, में क्या हो जाएगा l गुणा क्या हो जाएगा c। ये आएगी किसके अंदर, हर्ट्ज में, और ये आएगी रेडियन प्रति क्या आएगी सेकंड में। ठीक है, ये क्या है आपके रेजोनेंस, रेखीय रेजोनेंस आवर्ती। क्या लिखेंगे आप इसको, रेखीय रेजोनेंस आवर्ती। तो रेखीय रेजोनेंस आवृत्ति। तो दो फॉर्मूले तो आपको ये वाले याद रखने हैं कि रेजोनेंस आवृत्ति के सूत्र क्या होते हैं, दोनों ही आपको याद रखने हैं। फिर क्या याद रखना है, दूसरा रेजोनेंस आवृत्ति पर क्या, रेजोनेंस की स्थिति में, रेजोनेंस की स्थिति में श्रेणी आरएलसी, क्या, श्रेणी आरएलसी परिपथ का कुल प्रतिरोध, श्रेणी आरएलसी परिपथ का कुल प्रतिरोध या प्रतिबाधा, कुल प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मान, प्रतिबाधा का मान क्या होता है आपका आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रतिरोध आर के बराबर होता है। यानी कि क्या हो जाता है आपका जेड बराबर क्या हो जाता है आपका आर हो जाता है। जेड बराबर क्या हो जाता है आपका आर, लिखवाया था मैंने, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी का मान क्या हो जाता है जीरो, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। आगे क्या करोगे आप, भाई प्रतिघात का मान जीरो हो गया, प्रतिघात का मान जीरो हो गया तो परिपथ के अंदर कौन बचा केवल, तो परिपथ क्या हो गया केवल आर है, तो कौन सा परिपथ हो गया शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। तो इस स्थिति में क्या होता है आपका, कौन सी स्थिति में, रेजोनेंस की स्थिति में। इस स्थिति में जो परिपथ होता है वो क्या हो जाता है शुद्ध प्रतिरोधी प्रकार का हो जाता है। क्या हो जाता है, शुद्ध प्रतिरोधी, शुद्ध प्रतिरोधी प्रकार का हो जाता है। अब बताइए जब परिपथ हो गया आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, तो रेजोनेंस की कंडीशन में अब ये परिपथ जो आरएलसी परिपथ है वो किसकी तरह काम कर रहा है, आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह काम कर रहा है। तो हमने जो जो विशेषता शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर लिखी थी वो सारी विशेषता यहां पर आ जाएगी अब, क्योंकि ये परिपथ पहले आरएलसी था लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन में इस एक्सएल और एक्ससी का मान जीरो हो गया, मतलब ये वाली संख्या सारी जीरो हो गई। तो अब ये केवल आर बचा, केवल आर बचा तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ बन गया। तो अब इसके अंदर सारी विशेषता वही लगेगी जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर पावर फैक्टर का मान क्या होता है, इकाई होता है। क्या होता है, इकाई। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर धारा और वोल्टेज इनके बीच में फेज कोण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। ये चीजें हमने लिखी थी, नहीं लिखी थी, तो वो की वो चीजें यहां पर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, श्रेणी रेजोनेंस परिपथ में क्या हो जाएगा, श्रेणी अनुनादी परिपथ
श्रेणी अनुनादी परिपथ में धारा व वोल्टेज, क्या धारा व वोल्टेज के बीच फेज अंतर, धारा व वोल्टेज के बीच फेज अंतर क्या होगा आपका 0 डिग्री होगा। क्या होगा 0 डिग्री। फिर अगला क्या लिखना है, परिपथ का शक्ति गुणांक, क्या परिपथ का शक्ति गुणांक, तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा आपका इकाई होगा। क्या होगा आपका इकाई, क्योंकि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है इकाई होता है, यानी कि यूनिटी होता है। क्या होता है यूनिटी। बताइए ये चीजें इसके अंदर जो बोर्ड में लिखी है वो सारी लाइंस के अंदर किसी भी लाइन में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये याद रखना है। ये आपको पता ही है कि रेजोनेंस कब होगा, तो रेजोनेंस की स्थिति में क्या होता है आपका XL बराबर XC होता है। तो रेजोनेंस की स्थिति में जो परिपथ का कुल प्रतिरोध Z है उसका मान किसके बराबर हो जाता है R। परिपथ क्या बन जाता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। जैसे ही शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ बना तो धारा और वोल्टेज के बीच में फेज अंतर का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा इकाई, यानी कि क्या हो जाएगा यूनिटी हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर। अब देखिए और लिखते हैं इसके अंदर, इनके अंदर ये जो लाइनें लिखा रहा हूं ना मैं, प्रत्येक लाइन से आपके क्वेश्चंस आया हुआ है, इसलिए प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्या हुआ था, जेड का मान किसके बराबर हो गया आपके आर के बराबर, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो गया आपका घट गया। मैंने बताया था अभी एग्जांपल लेके, पहले प्रतिरोध कितना था 12, लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन में जाते ही जेड का मान किसके बराबर हो गया आर के मान, मतलब प्रतिरोध का मान क्या हो गया घट गया, क्योंकि ये दोनों वाली संख्याएं क्या हो गई आपकी 0 हो गई। तो ये संख्या पहले प्लस में हो रही थी, तो मान ज्यादा आता, लेकिन इसका मान 0 होते ही जेड का मान क्या हो जाता है घट जाता है। तो क्या होता है परिपथ का कुल प्रतिरोध, क्या परिपथ का कुल प्रतिरोध, क्या कुल प्रतिरोध बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो प्रतिबाधा। परिपथ का कुल प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मान क्या हो जाता है आपका घट जाता है। जेड का मान क्या हो जाता है घट जाता है। कितना हो जाता है जेड बराबर क्या हो जाता है आपका आर हो जाता है। अब प्रतिरोध का मान घटेगा तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है बढ़ जाता है। क्या होगा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है। तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। क्या विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, यहीं से आपके रेजोनेंस के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रेजोनेंस आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है। श्रेणी रेजोनेंस परिपथ में रेजोनेंस की स्थिति कब होती है, तो रेजोनेंस की स्थिति में क्या होता है जो XL है उसका मान क्या हो जाता है XC के बराबर हो जाता है। या फिर ऐसे आप ये लिख सकते हो कि परिपथ के अंदर जो प्रतिघात है, परिपथ के प्रतिघात का मान क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। अगला क्या लिख लोगे आप परिपथ में प्रतिघात का मान, क्या परिपथ में प्रतिघात का जो मान होता है वो मान क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। मान क्या हो जाता है आपका 0। अब देखिए एक चीज और समझिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है परिपथ का जो संपूर्ण वोल्टेज है, क्या परिपथ का संपूर्ण वोल्टेज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, परिपथ का जो संपूर्ण वोल्टेज है वो प्रतिरोध के सिरों पर आ जाता है। क्या प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होता है। यानी कि परिपथ का जो टोटल वोल्टेज था, देखिए ये वाला, ये टोटल वोल्टेज पहले VT था, क्या था VT। तो रेजोनेंस से पहले तो क्या था, ये जो टोटल वोल्टेज VT था वो कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा था 3 पे। यानी कि कुछ वोल्टेज इस प्रतिरोध के सिरों पर था, कुछ वोल्टेज इस इंडक्टर के सिरों पर था और कुछ वोल्टेज इस कैपेसिटर के सिरों पर था। कब रेजोनेंस से पहले। लेकिन जैसे ही इसके अंदर रेजोनेंस आया तो रेजोनेंस आते ही इस XL और XC का मान 0 हो गया। और हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है I इंटू क्या होता है R। तो इंडक्टर के लिए अगर निकालना है VL तो बराबर क्या हो जाएगा I गुना क्या हो जाएगा आपका XL हो जाएगा। इंडक्टर के लिए VL बराबर क्या होगा I गुना क्या होगा आपका XL।
अब I का मान चाहे कुछ भी है, लेकिन जैसे रेजोनेंस हुआ तो XL का मान किसके बराबर हो गया आपका, 0 के बराबर हो गया, और XL का मान 0 के बराबर हो गया तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज है उसका मान भी कितना हो जाएगा, 0। तो जो VL है रेजोनेंस की कंडीशन में, इस VL का मान भी 0 हो जाएगा और VC का मान भी क्या हो जाएगा, 0। अब ये जो टोटल वोल्टेज है, अब यहाँ पर भी 0 रहे, यहाँ पर भी 0 है, तो बताइए टोटल वोल्टेज अब किसके सिरों पे आ जाएगा, तो अब टोटल वोल्टेज केवल प्रतिरोध के सिरों पर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मान तो क्या हो गया, 0। तो जैसे ही रेजोनेंस की कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में परिपथ का जो संपूर्ण वोल्टेज होता है वो इस प्रतिरोध के सिरों पर क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है या फिर क्या होता है, आपका पैदा होता है। तो बताइए रेजोनेंस वाले सर्किट के अंदर आपको किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। रेजोनेंस की कंडीशन कैसे होती है, मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया कि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते हैं तो XL का मान तो बढ़ता है, लेकिन XC का मान क्या होता है, घटता है। अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि XL का मान घटता जाएगा, XC का मान बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक फ्रीक्वेंसी पर जाकर XL और XC का मान बिल्कुल क्या हो गया, बराबर। जिस फ्रीक्वेंसी पर XL और XC का मान बराबर हो जाएगा वो फ्रीक्वेंसी ही क्या कहलाएगी, रेजोनेंस आवृत्ति। और रेजोनेंस आवृत्ति पर जब दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो दोनों का जो अंतर है उस अंतर का मान क्या हो जाएगा, 0। और जब अंतर का मान 0 हो गया तो Z का मान केवल किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर, जिससे परिपथ केवल क्या हो जाएगा, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ बन जाएगा। अब उसकी विशेषता शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के समान होगी, यानी कि उसके अंदर धारा और वोल्टेज का फेज अंतर 0 डिग्री होगा, उनका पावर फैक्टर इकाई होगा, परिपथ का जो प्रतिरोध है उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्रतिरोध घटेगा तो परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछता है कि श्रेणी रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस की स्थिति पर प्रतिबाधा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रतिबाधा का मान क्या होता है, आपका घट जाता है। विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। सारा का सारा वोल्टेज किसके सिरों पे होता है, तो सारा का सारा वोल्टेज क्या होता है, प्रतिरोध के सिरों पर होता है। तो तीन चीजें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो फॉर्मूले वो याद रखने, ठीक है। तो आपका रेजोनेंस वाला जो टॉपिक था श्रेणी आरएलसी परिपथ वो आपका कंप्लीट होता है। अब क्या श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर, वैसे तो आपकी किताब के अंदर दे नहीं रखे, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं। श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर आपको दो फॉर्मूले और पढ़ने हैं। एक तो आपको निकालना है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, और एक को आपको याद रखना है बैंडविड्थ का फॉर्मूला। क्या श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर ही आपको दो फॉर्मूले और याद रखना, श्रेणी आरएलसी परिपथ। तो श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर आप एक तो याद रखोगे गुणवत्ता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है। क्या गुणवत्ता गुणांक, ये गुणवत्ता गुणांक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना है आपको एक, और एक फॉर्मूले याद रखना है आपको बैंडविड्थ का। किसका याद रखना है, बैंडविड्थ का। दो फॉर्मूले और याद रखने हैं श्रेणी रेजोनेंस परिपथ के अंदर, श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, देखिए समझते हैं अपन। ये कोई आपका इंडक्टर है, ये आपका कैपेसिटर है, और एक मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर प्रतिरोध लगाया, ठीक है। प्रतिरोध लगाया और इसके सिरों पर मैंने वोल्टेज V लगाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने वोल्टेज VT यहां पर लगाया तो कुछ वोल्टेज इस प्रतिरोध के सिरों पर आएगा, कुछ वोल्टेज इस इंडक्टर के सिरों पर आएगा, कुछ वोल्टेज इस कैपेसिटर के सिरों पर आएगा। अब कितना वोल्टेज आएगा वो इस इंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इंडक्टर कितना वोल्टेज ग्रहण कर रहा है। ये कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके सिरों पर कितना वोल्टेज आएगा, यानी कि कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा उसके अनुसार आएगा, इंडक्टर के अंदर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा उसके अनुसार वोल्टेज ग्रहण करेगा, या फिर जो प्रतिरोध है प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज आएगा तो उसके प्रतिरोध के मान के ऊपर निर्भर करता है। तो किसी भी आरएलसी परिपथ के अंदर इंडक्टर या कैपेसिटर कितनी दक्षता पूर्वक, क्या कितनी दक्षता पूर्वक जो शक्ति है या फिर जो वोल्टेज है उसको ग्रहण करता है, यानी कि स्टोर करता है, या फिर क्या करता है, रिलीज करता है, उनका जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, आपका क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। तो देखिए क्वालिटी फैक्टर की सबसे पहले मैं परिभाषा लिखता हूं, फिर समझाता हूं। क्या किसी आरएलसी परिपथ में, क्या किसी श्रेणी आरएलसी परिपथ में, श्रेणी आरएलसी परिपथ में, किसी श्रेणी आरएलसी परिपथ में इंडक्टर या कैपेसिटर, इंडक्टर या कैपेसिटर
कितनी दक्षता पूर्वक, कितनी दक्षता पूर्वक, कितनी दक्षता पूर्वक शक्ति को, कितनी दक्षता पूर्वक शक्ति को स्टोर, स्टोर यानी कि ग्रहण करना, तो देखिए संग्रहित करना, जो शक्ति है या ऊर्जा है, शक्ति या ऊर्जा को स्टोर या फिर क्या करता है रिलीज, या रिलीज यानी कि छोड़ना, कितनी दक्षता पूर्वक स्टोर या रिलीज करता है, वह हमें क्या बताता है, वह उसका उसका गुणवत्ता गुणांक कहलाता है, गुणवत्ता गुणांक कहलाता है। तो गुणवत्ता गुणांक एक तरह से क्या है, तो गुणवत्ता गुणांक एक तरह से हमको ये बता रहा है कि इस सर्किट के अंदर ये जो इंडक्टर है, जब इसके सिरों पर जब मैं वोल्टेज लगाऊंगा तो ये कितना वोल्टेज या तो स्टोर करेगा इसके अंदर, या फिर क्या करेगा वोल्टेज को कितना रिलीज करेगा, वो हमको बताने का काम कौन करता है, आपका गुणवत्ता गुणांक यानी कि क्वालिटी फैक्टर करता है। तो क्वालिटी फैक्टर हमको ये बताता है, हमने सुना है, देखा है, हमने क्या कर लिया है, हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है हमने कि इंडक्टर क्या करता है, जो वैद्युतिक ऊर्जा होती है उसको चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोर करता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा। ऐसे ही जो कैपेसिटर होता है वो वैद्युतिक ऊर्जा को वैद्युतिक आवेश के रूप में क्या करता है, आपका स्टोर करता है। तो कुछ समय के लिए तो ये क्या करते हैं, ऊर्जा को स्टोर करते हैं, और जैसे एसी का कोई चक्र आया तो एसी के क्या करते हैं, ये आधे चक्कर के अंदर, आधे चक्कर के अंदर तो ऊर्जा को क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं, लेकिन जैसे दूसरा आधा चक्कर आता है तो ये ऊर्जा को वापस क्या कर देते हैं, ये रिलीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिलीज। फिर आधे चक्कर के अंदर ऊर्जा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर अगले आधे चक्कर में ऊर्जा को क्या कर देंगे, ये रिलीज कर देंगे। तो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का काम यही है, आधे समय के लिए तो ये चार्ज होते हैं, फिर अगले आधे चक्कर के अंदर वापस क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज। इसलिए तो बोलते हैं ना कि कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर जो वास्तविक शक्ति है, उस वास्तविक शक्ति की जो हानि होती है, वास्तविक शक्ति की हानि का मान क्या होता है, जीरो होता है। इंडक्टर में वास्तविक शक्ति हानि का मान क्या होता है, जीरो। क्यों होता है, क्योंकि आधे समय के लिए इसने एनर्जी को स्टोर किया, आधे समय के लिए तो इसने एनर्जी ली, लेकिन आधे समय के बाद इसने वापस एनर्जी सर्किट को दे दी। तो ये कितना एनर्जी ग्रहण करेगा इसके सिरों पर, वही कितनी एनर्जी ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो वो हमें कौन बताता है, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, इंडक्टर या फिर जो कैपेसिटर है उसके अंदर विद्युत धारा या वोल्टेज की शार्पनेस यानी कि तीक्ष्णता को बताता है। तीक्ष्णता मतलब कितनी तेजी से तो वोल्टेज उसके अंदर स्टोर हो रहा है और कितनी तेजी से वोल्टेज उसमें से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो क्वालिटी फैक्टर से हमें क्या पता चलता है, सॉरी, ठीक है। तो गुणवत्ता गुणांक से क्या, गुणवत्ता गुणांक से हमें विद्युत धारा या गुणवत्ता गुणांक से हमें विद्युत धारा या वोल्टेज, वोल्टेज की तीक्ष्णता, तीक्ष्णता यानी कि शार्पनेस, तीक्ष्णता तथा सेलेक्टिविटी यानी कि चयनता, क्या लिखेंगे आप, सेलेक्टिविटी यानी कि चयनिता का पता चलता है। पूछता है ये क्वेश्चन से आपका, क्वालिटी फैक्टर हमको क्या बताता है, तो क्वालिटी फैक्टर हमको ये बताता है कि कोई भी इंडक्टर या जो कैपेसिटर है वो वोल्टेज को कितनी तीक्ष्णता या कितनी शार्पनेस या सेलेक्टिविटी के साथ स्टोर करेगा, या कितनी भी शार्पनेस या सेलेक्टिविटी के साथ वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये बताने का काम कौन करता है, आपका क्वालिटी फैक्टर। जिसे मान लेते हैं ये इंडक्टर था, इंडक्टर को मैंने वोल्टेज दिया कितना, V वोल्टेज। इंडक्टर को जब मैंने V वोल्टेज के साथ जोड़ा तो इंडक्टर के अंदर क्या होगा, जो विद्युत ऊर्जा है वो मान लेते कितना स्टोर की है इसने, वोल्टेज को, VL वोल्टेज को क्या किया, स्टोर किया। तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी, दक्षता बराबर क्या होता है, तो दक्षता बराबर होता है आउटपुट बटे क्या होता है, इनपुट। तो बताइए इंडक्टर को इनपुट कितना दिया मैंने, तो इंडक्टर को इनपुट दिया मैंने कितना, V दिया, कितना दिया, V। और इंडक्टर से मेरे को आउटपुट कितना मिला कि इसने कितना एनर्जी को स्टोर किया, तो इसने एनर्जी स्टोर की कितना, VL। तो ये जो VL है, ये VL तो क्या है, इस इंडक्टर के सिरों पर वोल्टेज कि इस इंडक्टर ने कितना वोल्टेज अपने अंदर स्टोर किया। V क्या है, इस इंडक्टर के सिरों पर मैंने कितना वोल्टेज लगाया। तो एक इंडक्टर है, इंडक्टर के सिरों पर मैंने कुछ वोल्टेज लगाया,
अब वोल्टेज लगाने के बाद वो इंडक्टर अपने आप को खुद को कितने समय में चार्ज करता है या कितना वोल्टेज उसके अंदर ग्रहण करता है, वो चीज हमको कौन बताता है? क्वालिटी फैक्टर बताता है। अब देखिए VL, अब हमको पता है क्या होता है आपका यहाँ पर वोल्टेज विभवांतर V बराबर क्या होता है? I इंटू क्या होता है? R। इसके अंदर प्रवाहित होने वाली यदि धारा को मैं I मान लू और इंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है आपका? XL। तो यहां पर क्या हो जाएगा? VL बराबर क्या लिख दूंगा मैं? I गुणा क्या लिख दूंगा? XL। तो VL बराबर देखो, VL बराबर I गुणा XL होगा कि नहीं होगा? VL यानी कि इंडक्टर के सिरों पर वोल्टेज बराबर इंडक्टर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा गुणा हो जाएगी इंडक्टर के प्रतिरोध, गुणा क्या हो जाएगा? इंडक्टर का प्रतिरोध। तो बताइए VL बराबर I इंटू XL होता है या नहीं होता है? कोई नया नहीं है, ठीक है। अब मेरे को यदि टोटल वोल्टेज निकालना है तो टोटल वोल्टेज बराबर टोटल करंट I बटे टोटल प्रतिरोध, और जब इन तीनों का टोटल प्रतिरोध होता है उसको अपन किससे लिखते हैं? Z से। तो V बराबर क्या हो जाएगा? तो V बराबर हो जाएगा I गुणा क्या हो जाएगा? Z। यानी कि इसके अंदर प्रवाहित कुल धारा और कुल प्रतिरोध का गुणनफल क्या आ जाएगा? कुल वोल्टेज आ जाएगा। तो बताइए V बराबर मैं क्या लिख दूंगा? I गुणा क्या लिख दूंगा? Z लिख दूंगा। V बराबर क्या लिख दूंगा मैं? I गुणा क्या रख दूंगा? Z। तो मैंने क्या किया? VL और जो V है उन दोनों का मैंने यहां पर क्या रख दिया? मान। तो जब मैंने VL और इन दोनों का मान रखा तो मेरे पास क्या आ गया? I गुणा XL बटे क्या हो गया? I गुणा क्या हो गया? Z। अब देखिए I से I क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास क्या बच गया आपका? XL बटे क्या बच गया? Z बच गया। XL बटे क्या बच गया? Z। ठीक है। और हम जानते हैं कि XL बराबर क्या होता है? तो XL बराबर होता है क्या? ओमेगा 0 इंटू L, यानी कि ओमेगा L होता है। XL बराबर क्या होता है आपका? ओमेगा L लिख लेते हैं। XL बराबर क्या होता है? तो XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होता है ओमेगा इंटू L। तो मैं यहाँ पर XL का मान रख देता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? XL की जगह मैं क्या रख दूंगा? ओमेगा L बटे क्या लिख दूंगा मैं? Z रख दूंगा। क्या रख दूंगा? Z। ये चीजें समझ में आई आपके? ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्या होगा? किसकी बात करें अपन? रेजोनेंस आवृत्ति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? रेजोनेंस आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए रेजोनेंस आवृत्ति पर क्या होगा? तो ये जो आपका Z था, रेजोनेंस आवृत्ति पर क्या होता है? परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है वो Z, रेजोनेंस आवृत्ति पर Z का मान तो किसके बराबर हो जाता है? R के बराबर हो जाता है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0, ओमेगा 0 बराबर क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट में क्या होती है? L गुणा क्या होता है आपका? C होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? अब ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे रेजोनेंस आवृत्ति पर, कि रेजोनेंस आवृत्ति पर क्वालिटी फैक्टर Q का मान कितना होगा। तो देखिए रेजोनेंस आवृत्ति पर ओमेगा का मान रख देंगे, रेजोनेंस आवृत्ति पर किसका मान रख देंगे? Z का मान इस परिपथ के अंदर रखेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ओमेगा की जगह तो मैं कितना रख दूंगा? 1 अपॉन अंडर रूट LC, तो मैं यहां पर रख रहा हूं। तो ओमेगा की जगह रखा मैंने 1 अपॉन अंडर रूट में क्या रखा? L, अंडर रूट में L और क्या रख दिया? C। गुणा क्या है आपका? L है। क्या है? गुणा L बटे Z का मान किसके बराबर रख दूंगा मैं? R के बराबर रख दूंगा। Z का मान किसके बराबर रख दूंगा? R के बराबर। अब ये ओमेगा की जगह 1 अपॉन अंडर रूट में LC क्यों रखा है और Z बराबर R क्यों रखा है? तो ये क्यों रखा है कि रेजोनेंस आवृत्ति पर, अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था कि जब कोई सर्किट रेजोनेंस आवृत्ति पर होता है उस समय परिपथ का जो कुल प्रतिरोध या प्रतिबाधा है उसका मान प्रतिरोध के बराबर होता है, और रेजोनेंस आवृत्ति ओमेगा 0 बराबर क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट में क्या होता है? L गुणा क्या होता है? C। अब देखिए क्या होगा? L यहाँ पे आ जाएगा आपका, इससे गुणा करो, L को 1 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा आपका? L आ जाएगा। क्या आ जाएगा? L। और R के नीचे 1 है, R को अपन क्या करेंगे? नीचे कोई संख्या होती है तो उल्टा होके क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा आपका? R। तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? L अपॉन क्या हो जाएगा? अंडर रूट में L गुणा अंडर रूट में C गुणा हो जाएगा 1 बटे R। अब देखिए ये संख्या तो दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनको अलग अलग अंडर रूट करके भी लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट में L गुणा हो जाएगा अंडर रूट में क्या? C। तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका मतलब वही होता है। ठीक है, एक तो ये चीज। और एक आपको पता है कि ये जो L होता है आपका L, ये सिंपल L, इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट में L गुणा क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में L। क्योंकि क्या हो जाएगा? L को L से गुणा करो तो क्या हो जाएगा आपका? L स्क्वायर, और इसके ऊपर मैंने अंडर रूट लगाया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो वापस क्या बन गया आपका? L बन गया।
तो L को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं L की जगह क्या रख दूंगा, तो मैंने L की जगह रख दिया क्या, अंडर रूट में L गुणा हो गया अंडर रूट में L बटे अंडर रूट में L गुणा अंडर रूट में C, और गुणा क्या है आपका 1 बटे क्या है R। तो देखिए L से L क्या हो गया आपका, कट गया, क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा, एक तो बचा आपके 1 अपॉन क्या बच गया R। तो देखिए फॉर्मूला अब आपका यहां पर बन चुका है क्वालिटी फैक्टर का। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बराबर, एक तो क्या बचा आपका 1 बटे R बचा, क्या बचा 1 बटे R, गुणा गुणा क्या बचा, ऊपर तो क्या बचा अंडर रूट में L और नीचे क्या बचा अंडर रूट में C। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बटे R गुणा अंडर रूट में L बटे अंडर रूट में C। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये है आपके क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। तो आपको ये वाली चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्वालिटी फैक्टर को अपन Q0 से लिखते हैं, और Q0 बराबर होता है 1 बटे R अंडर रूट में L अपॉन क्या होता है C। अब देखिए दोनों पे अंडर रूट है, तो इस अंडर रूट को हम कैंसिल करके इस अंडर रूट को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट लिखा मैंने L अपॉन C और दोनों के ऊपर मैंने क्या लगा दिया अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया आपका, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। तो आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और दो ये लाइन याद रखनी है किसके अंदर, क्वालिटी फैक्टर के अंदर। या तो इस वाली लाइन से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा कि श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर क्वालिटी फैक्टर का सूत्र क्या होता है। क्या श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर क्वालिटी फैक्टर का सूत्र क्या होता है, तो श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर क्वालिटी फैक्टर Q0 बराबर होता है 1 बटे R गुणा अंडर रूट में L अपॉन क्या होता है C होता है, याद रहेगा। तो क्वालिटी फैक्टर Q0 बराबर 1 बटे R अंडर रूट में LC, ये आपका क्वालिटी फैक्टर है, कुछ ज्यादा नहीं है। क्वालिटी फैक्टर हमको ये बताता है कि कोई इंडक्टर या कैपेसिटर है वो कितनी दक्षता पूर्वक एनर्जी या पावर को स्टोर या फिर रिलीज करता है, वो हमको बताने का काम कौन करता है, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर वोल्टेज या करंट की शार्पनेस या सेलेक्टिविटी को दर्शाते हैं। क्वालिटी फैक्टर से हमें वोल्टेज या करंट की शार्पनेस और सेलेक्टिविटी का पता चलता है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला Q0 बराबर 1 बटे R अंडर रूट में L अपॉन C होता है। तो ये तीन लाइन आपको याद रखनी है, तीन के अलावा इस वाली लाइन से आपको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला निकलकर किस प्रकार से आता है। तो क्वालिटी फैक्टर Q0 बराबर 1 अपॉन R अंडर रूट में क्या होता है L अपॉन C होता है। ठीक है, इतना चीजें क्लियर। अब क्वालिटी फैक्टर के बाद ये श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर एक टॉपिक्स और बचा है आपका, और वो है आपका बैंडविड्थ। देखिए आपको कंप्लीट पढ़ना है, हर टॉपिक्स पढ़ना है, कोई चीज छोड़नी नहीं है, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर्स के दिमाग में कब तो सिंपल क्वेश्चंस पूछ ले, वो कब टफ क्वेश्चंस पूछ ले। तो अपन को दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ के चलना है। सिंपल तो अपन पढ़ते ही पढ़ते हैं, इनके अलावा ये कुछ एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, इनको भी आपको याद रखना है। ज्यादा याद नहीं रख सको तो जो मैं थ्योरी लिखवा रहा हूँ और फॉर्मूला, केवल ये तीन चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो कम से कम आप याद रखना। ठीक है, अगला है आपका क्या, बैंडविड्थ। अगला क्या है आपका, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ देखिए बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, विद्युत धारा और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचते हैं। पहले तो हमने किस किस के में, एक्सएल और एफ के बीच में ग्राफ खींचा था, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और विद्युत आवर्ती के बीच में हमने पहले क्या किया था, ग्राफ खींचा था। लेकिन अब जो हम ग्राफ खींचेंगे वो विद्युत धारा के और किसके बीच में खींचेंगे, हम फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो जब हम विद्युत धारा और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ कुछ हमको इस प्रकार से प्राप्त होता है। क्या, विद्युत धारा आई, इधर तो मैंने लिया विद्युत धारा क्या आई, और इधर लिया मैंने आवर्ती एफ, और आई और एफ के बीच में जब मैं ग्राफ खींचता हूं तो ग्राफ मेरे को कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर विद्युत धारा का मान क्या है बताइए। तो इस वाले पॉइंट पर विद्युत धारा का मान क्या है, अधिकतम है। क्या है, अधिकतम। और धारा का मान अधिकतम कब होगा, तो धारा का मान अधिकतम कब होगा बताइए। तो ये क्या है, आई मैक्सिमम है, ये क्या है, विद्युत धारा का अधिकतम मान है। धारा अधिकतम कब होगी, जब प्रतिरोध क्या होगा, कम से कम होगा।
और प्रतिरोध कब कम होता है, तो हमने ये वाला ग्राफ भी तो देखा था अभी, एक लाइन इधर से आ रही थी, एक लाइन इधर से आ रही थी, तो ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इसको अपन ने रेजोनेंस क्या बताया था, आवर्ती। और इस पॉइंट पर क्या था, जो एक्स सी और एक्सएल इन दोनों का मान क्या था, बराबर था। एक्सएल और एक्ससी का मान बराबर था, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जेड का मान किसके बराबर हो गया था, आर के बराबर हो गया था। कि मतलब इस वाले पॉइंट पर क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। तो जहां पर प्रतिरोध कम होगा वहां पर विद्युत धारा सबसे ज्यादा होगी। तो ये वाले पॉइंट पर F0 फ्रीक्वेंसी पर प्रतिरोध का मान कम होता है। तो F0 पर यदि प्रतिरोध कम है तो धारा का मान भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। जिस पॉइंट पर प्रतिरोध का मान कम होगा उस पॉइंट पर धारा का मान क्या होगा, ज्यादा। तो देखिए प्रतिरोध का मान किस पे है, F0 पे। तो इस वाली आवर्ती को मैं क्या लिख दूंगा, F0 लिख दूंगा, क्योंकि यहां पर प्रतिरोध का मान कम है तो यहां पर धारा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। अब देखिए बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ वो होता है कि आवर्ती का, ये है रेजोनेंस आवर्ती, ये तो क्या है आपकी रेजोनेंस आवर्ती है। इस आवर्ती पर, रेजोनेंस आवर्ती पर श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर विद्युत धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। लिखवा थी मैंने लाइन कि रेजोनेंस की स्थिति में परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, आपका अधिकतम हो जाता है। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में 0 थी। जब फ्रीक्वेंसी 0 थी, देखिए यहां पर इन दोनों को आप कंपेयर करके चलोगे तो ग्राफ समझ में आएगा। देखिए इस वाली परिस्थिति में एक्ससी का मान क्या है, आपका अधिकतम है। एक्ससी का मान क्या है, आपका अधिकतम। और एक्सएल का मान क्या है, 0। कब, जब एफ का मान क्या है, आपका 0 होता है। तो जब एफ का मान 0 होता है तो देखिए एक्ससी बराबर होता है ना 1/2 पाई एफ इंटू क्या होता है, सी। और f की जगह आप 0 रखो, तो 0 को जब किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और 1/0 का मतलब क्या होता है, अनंत होता है। तो उस कंडीशन में एक्ससी यानी कि कैपेसिटर के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। किस कंडीशन में, जब फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, 0। तो बताइए जब प्रतिरोध का मान अनंत होगा तो उस कंडीशन में धारा का मान क्या होगा, आपका 0। तो ये धारा का तो ग्राफ है। तो F बराबर 0 पर एक्स सी का मान क्या होता है, अनंत। और जब एक्स सी का मान यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान अनंत होगा तो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे ही हम आवर्ती बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, आवर्ती को बढ़ाया, तो जैसे ही मैं आवर्ती बढ़ाऊंगा तो मैं जानता हूं एक्स सी एफ के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, और एक्स एल है वो एफ के क्या है, आपके समानुपाती है। तो एफ का मान बढ़ेगा तो एक्स सी का मान तो घटेगा और एक्सएल का मान क्या होगा, आपका बढ़ेगा। यानी कि इसका मान तो घटेगा और इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे ही इसका मान घटेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले एक्ससी अनंत था, अब एक्ससी अनंत से कम होता जा रहा है तो धारा का मान क्या होता रहा है, घटता जा रहा है। तो स्टार्टिंग में देखिए यहां से लेकर यहां तक, इस F0 से लेकर इस F तक, इस वाली आवर्ती के अंदर क्या होता है, XC का जो मान होता है ये है XL का मान। ये किसका मान है, XL का। तो देखिए आप इस वाली आवर्ती देखिए, इस वाली आवर्ती पे XL का मान तो इतना है, XL का मान तो इतना है, लेकिन इस आवर्ती पर XC का कितना है, तो इस आवर्ती पर XC का मान इतना है। ये XC है, ये क्या है, XL। तो बताइए F0 से इधर की तरफ, F0 से इधर की तरफ XL और XC में से किसका मान ज्यादा होगा, तो दोनों में से XC का मान क्या होगा, ज्यादा। XC मतलब कैपेसिटर की धारिता का मान ज्यादा होगा, C का मान ज्यादा होगा और L का मान क्या होगा, कम। C का मान ज्यादा होगा तो परिपथ किसकी तरह काम करेगा, तो परिपथ कैपेसिटर की तरह काम करेगा। और जब परिपथ कैपेसिटर की तरह काम करेगा तो बताइए परिपथ का शक्ति गुणांक कैसा होगा, तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, आपका अग्रगामी होगा। तो ये F0 से इधर इधर जो भी आपका पावर फैक्टर होगा, F0 से इधर जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, आपका अग्रगामी होगा। क्या होगा, अग्रगामी। F0 से इधर की तरफ क्या होगा, आपका XC का मान है वो XL के मान से क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, रेजोनेंस आवर्ती से कम आवर्ती पर, क्या, रेजोनेंस आवर्ती से कम आवर्ती पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो मान है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के मान से ज्यादा होता है। ये देखिए ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस आवर्ती से कम आवर्ती मतलब इधर की बात कर रहा हूं,
तो रेजोनेंस आवृत्ति से इधर आवृत्ति पर XC का मान देखिए ज्यादा है। आप यहाँ पर XL मत देखिए, XL यहाँ पर है, यहां तक की बात कर रहे हैं अपन, इस वाले ग्राफ को भूल जाइए आप इतना। ये तो है XC का ग्राफ और ये है आपका XL का ग्राफ, ये है XC का ग्राफ और ये है XL का ग्राफ। कब? F0 से इधर वाली पोजीशन पे। तो जब फ्रीक्वेंसी का मान रेजोनेंस आवृत्ति से कम होता है तो उस सर्किट के अंदर क्या होता है, XC का जो मान होता है वो XL के मान से ज्यादा होता है। याद रखना ये चीज, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है, पूछा गया है क्वेश्चंस कि रेजोनेंस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर जो श्रेणी RLC परिपथ है उसके अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के मान में क्या अंतर होता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान ज्यादा होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कम होता है। और बताइए जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान ज्यादा है तो परिपथ के अंदर पावर फैक्टर क्या होगा। तो कैपेसिटर के अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो अग्रगामी होता है और इंडक्टर के अंदर पावर फैक्टर पश्चगामी होता है। 1000 बार मैंने बता दिया, अभी भी आपको याद नहीं है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। कई बार मैंने बता दिया कि कैपेसिटर वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, पावर फैक्टर अग्रगामी होता है। तो जब XC का मान ज्यादा है तो इसका पावर फैक्टर भी क्या होगा, आपका अग्रगामी होगा। तो दो चीजें याद रखना इसके अंदर, रेजोनेंस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर XC का मान ज्यादा होता है, XL का मान क्या होता है, कम होता है। परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है, अग्रगामी होता है। परिपथ किसकी तरह व्यवहार करता है, तो परिपथ है वो कैपेसिटर की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह काम करता है, परिपथ कैपेसिटर की तरह व्यवहार करता है। कब? रेजोनेंस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर। ये तीनों विशेषता आपको याद रखनी है। अब क्या होगा, जैसे रेजोनेंस आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति की बात कर रहे हैं, अब इधर से ज्यादा, अब इस वाले ग्राफ को भूल जाओ, इस वाले ग्राफ को याद रखो और इस वाले ग्राफ को आप भूल जाओ। तो देखिए ये ग्राफ तो है XC का और ये ग्राफ किसका है, आपका XL का। क्योंकि इस पॉइंट से अब अपन को केवल इधर की बात करनी है, इस पॉइंट से इधर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो इस पॉइंट से जब मैं इधर बात कर रहा हूं तो देखिए जैसे ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मैंने फ्रीक्वेंसी का मान जैसे बढ़ाना स्टार्ट हुआ तो देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी पे देखो XC का मान तो इतना सही है, लेकिन XL का मान कितना है यहाँ पे। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, XL का मान तो ज्यादा होता है और XC का मान क्या होता है, आपका कम होता है। और जब XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान ज्यादा हो गया तो परिपथ किसकी तरह काम करेगा, तो परिपथ काम करेगा इंडक्टर की तरह। और जब परिपथ इंडक्टर की तरह काम करेगा तो बताइए परिपथ का शक्ति गुणांक कैसा होगा, तो परिपथ का जो पावर फैक्टर है, शक्ति गुणांक PF है, वो क्या हो जाएगा, आपका पश्चगामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चगामी। तो बताइए रेजोनेंस आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति पर क्या क्या होते हैं, सारी चीजें पता चल गई। रेजोनेंस आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति पर XL का मान XC के मान से ज्यादा होता है। परिपथ इंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है, पश्चगामी होता है। किस पे, रेजोनेंस आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति पर। रेजोनेंस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर याद रखना है XC का जो मान होता है वो XL के मान से क्या होता है, ज्यादा। परिपथ किसकी तरह व्यवहार करता है, कैपेसिटर की तरह। परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, आपका अग्रगामी होता है। दोनों चीजें समझ में आई। और ये तो हमने पढ़ा हुआ है ही कि रेजोनेंस आवृत्ति पर क्या होता है। तो रेजोनेंस आवृत्ति पर हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, XL का मान किसके बराबर होता है, XC के बराबर होता है। रेजोनेंस आवृत्ति पर XL का मान किसके बराबर होता है, XC के। परिपथ का अंदर जो रिएक्टेंस होता है वो रिएक्टेंस पूरी तरह से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। परिपथ क्या हो जाता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ बन जाता है। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है, आपका यूनिटी, यानी कि क्या हो जाता है, आपका इकाई हो जाता है। बताइए ये तीनों चीजें आपके समझ में आई या नहीं आई कि रेजोनेंस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर सर्किट पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, रेजोनेंस आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति पर सर्किट पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और रेजोनेंस आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तीनों चीजें क्लियर हुई। इन तीनों से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे सीधा सा पूछेगा कि बताइए रेजोनेंस आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति पर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाने पर परिपथ का पावर फैक्टर कैसा होगा, तो परिपथ का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पश्चगामी हो जाएगा। आपसे पूछेगा रेजोनेंस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर परिपथ किसकी तरह व्यवहार करेगा, तो रेजोनेंस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर परिपथ है वो
कैपेसिटर की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा? कैपेसिटर। रेजोनेंस आवृत्ति पर परिपथ किसकी तरह व्यवहार करता है? तो रेजोनेंस आवृत्ति पर जो परिपथ होता है वो प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। तो ये तो हुआ आपके रेजोनेंस आवृत्ति से कम आवृत्ति और रेजोनेंस आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति पर जो श्रेणी आरएलसी परिपथ है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम पढ़ रहे हैं। अभी श्रेणी आरएलसी परिपथ ही चल रहा है। रेजोनेंस के अंदर हमने जो श्रेणी आरएलसी रेजोनेंस परिपथ स्टार्ट किया है ना, अभी वही टॉपिक चल रहा है। अभी उसी टॉपिक्स के अंदर थोड़ी देर पहले हमने क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था। अब ये लास्ट टॉपिक है श्रेणी आरएलसी का, उसके अंदर हम बैंड विड्थ का फॉर्मूला निकाल रहे हैं कि श्रेणी आरएलसी परिपथ के अंदर बैंड विड्थ क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है। तो बैंड विड्थ क्या होती है? तो बैंड विड्थ ये होती है, परिभाषा समझिए क्या होता है। रेजोनेंस आवृत्ति के दोनों तरफ की वह आवृत्ति, भाई ये तो रेजोनेंस आवृत्ति, इसके या तो इस तरफ की आवृत्ति और एक इस तरफ की आवृत्ति। रेजोनेंस आवृत्ति के दोनों तरफ की आवृत्ति का वह मान जिस पर परिपथ की शक्ति का मान क्या हो जाए? आधा हो जाए। जिस पर परिपथ की शक्ति क्या हो जाए? आधी हो जाए, वही क्या कहलाती है? बैंडविड्थ कहलाती है। तो बैंडविड्थ की परिभाषा क्या लिखोगे? रेजोनेंस आवृत्ति के क्या? रेजोनेंस आवृत्ति के दोनों तरफ की वह आवृत्ति, दोनों तरफ की वह आवृत्ति जिस पर परिपथ की शक्ति का मान, जिस पर परिपथ की शक्ति का मान क्या हो जाए? आधा रह जाए। क्या रह जाए? आधा रह जाए। वो क्या कहलाता है? आपका बैंड विड्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? बैंड विड्थ कहलाती है। तो जिस पर पावर का मान क्या हो जाए? आपका आधा हो जाए, तो वही क्या कहलाएगी? बैंड विड्थ। मान लेते हैं ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और ये F1 वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर पावर का मान क्या हो जाएगा? आधा। तो देखिए F1 फ्रीक्वेंसी को जब मैंने यहाँ पर मिलाया तो कुछ इस प्रकार से मेरे को लाइन मिली, और इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे को लाइन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट आया, तो इस वाले पॉइंट पर क्या होगा? इस आवृत्ति पर परिपथ की जो भी पावर थी वो पावर क्या हो जाएगी? आपकी आधी हो जाएगी। ऐसे ही इधर वाले पे मैंने एक इधर लिया, तो रेजोनेंस आवृत्ति के इधर की तरफ ये वो आवृत्ति है जिस पर परिपथ की शक्ति का मान क्या हो जाएगा? आपका आधा हो जाएगा। क्या? परिपथ की शक्ति का मान क्या हो जाएगा? आधा। तो इस वाले आवृत्ति को मैंने क्या लिख दिया? F2। तो ये वाले यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? परिपथ की शक्ति का मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यहाँ पर ये जो करंट थी, यहाँ पर ये करंट कितना थी? आपकी मैक्सिमम करंट थी, अधिकतम करंट थी। लेकिन ये जो बैंडविड्थ वाली जो करंट है उस पर क्या हो जाएगा? इस करंट का मान क्या हो जाएगा? जो मैक्सिमम करंट है उसका क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट गुना क्या हो जाएगी? करंट क्या हो जाएगी? आपकी घट जाएगी। और 1/√2 का मतलब होता है 0.707 I मैक्सिमम। यानी कि करंट का जो मान पहले एक मैक्सिमम था, क्या था? I मैक्सिमम था, वो I मैक्सिमम से घटकर करंट का मान कितना हो गया? 0.707 मैक्सिमम हो गया। तो बैंडविड्थ हम दूसरी परिभाषा ये भी बोल सकते हैं कि रेजोनेंस आवृत्ति के दोनों तरफ की वह आवृत्ति जिस पर विद्युत धारा का मान अपने अधिकतम मान का कितना रह जाता है? 0.707 गुणा रह जाती है, वो क्या कहलाती है? आपकी बैंडविड्थ कहलाती है। अब देखिए बैंडविड्थ क्या होगा? तो ये रेजोनेंस आवृत्ति के दोनों तरफ मैंने F1 और F2 दो आवृत्ति निकाल ली। किस आवृत्ति पर परिपथ के अंदर पावर का मान क्या हो जाएगा? आधा रह जाएगा। तो बैंडविड्थ को अपन प्रदर्शित करते हैं किससे? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में अंतर कितना हो जाएगा? तो डेल्टा F बराबर क्या हो जाएगा? F2 माइनस क्या हो जाएगा? आपका F1 हो जाएगा। तो बैंडविड्थ की परिभाषा समझ में आ गई। ये वाली परिभाषा आपको बैंडविड्थ की क्या रखनी है? याद रखनी है। अब बैंडविड्थ का एक सीधा सा फॉर्मूला है, होता है क्या? बैंडविड्थ बराबर होता है क्या? रेजोनेंस आवृत्ति। क्या होता है आपका? रेजोनेंस आवृत्ति बटे होता है आपका क्या? गुणवत्ता गुणांक। बटे क्या होता है आपका? गुणवत्ता गुणांक होता है। तो बताइए बैंडविड्थ बराबर क्या होता है? रेजोनेंस आवृत्ति बटे क्या होता है? आपका गुणवत्ता गुणांक। अब रेजोनेंस आवृत्ति का मान आपको पता है, कोणीय रेजोनेंस आवृत्ति का मान क्या होता है? अंडर रूट में क्या होता है? L गुणा क्या होता है? अंडर रूट में C बटे
श्रेणी रेजोनेंस परिपथ के अंदर क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला मैंने निकाला था 1/r अंडर रूट में क्या होता है L अपॉन क्या होता है C होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1/r गुना हो जाएगा अंडर रूट में L अपॉन क्या हो जाएगा C। अब नीचे जो संख्या होती है वो ऊपर जाती है तो उल्टा होके क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। तो क्या आ जाएगा 1 अंडर रूट में L गुना हो जाएगा अंडर रूट में C गुना उल्टा होके हो जाएगा तो R ऊपर चल जाएगा R और ऊपर चल जाएगा अंडर रूट C और नीचे आ जाएगा अंडर रूट L। तो अंडर रूट C से अंडर रूट C क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ऊपर R को 1 से गुणा किया तो क्या बच गया आपका R बच गया। L को L से गुणा किया अंडर रूट के अंदर है गुणा करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका RL बच जाएगा। तो श्रेणी RLC परिपथ के अंदर बैंड विड्थ का फॉर्मूला होता है R अपॉन L। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये वाली चीजें चाहे आप भले याद रखो चाहे मत रखो, फॉर्मूला है ये परिभाषा याद रखना और एक ये वाला सूत्र याद रखना कि श्रेणी RLC परिपथ के अंदर बैंड विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है। तो श्रेणी RLC जो परिपथ है उसके अंदर बैंड विड्थ बराबर होता है R अपॉन क्या होता है आपका L होता है। क्या होता है R अपॉन L। अब आपका श्रेणी रेजोनेंस जो टॉपिक था वो अब आपका कंप्लीट हो गया। तो श्रेणी रेजोनेंस के अंदर हमने पढ़ा कि श्रेणी रेजोनेंस के अंदर रेजोनेंस आवृत्ति का क्या फॉर्मूला होता है वो याद रखनी है आपको। आवृत्ति कितनी होती है, कोणीय आवृत्ति का मान क्या होता है, रेखीय आवृत्ति का मान क्या होता है, दोनों तो फॉर्मूले याद रखना है। फिर जो विशेषता मैंने लिखवाई थी क्या परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है, परिपथ की प्रतिबाधा होती है वो क्या हो जाता है परिपथ के प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। परिपथ आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ बन जाता है। परिपथ का पावर फैक्टर इकाई हो जाता है। प्रतिबाधा का मान कम होने के कारण परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाता है बढ़ जाता है। और रेजोनेंस आवृत्ति में XL और XC का मान क्या होता है आपका बराबर होता है। तो ये विशेषता याद रखनी है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है कि रेजोनेंस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर जो RLC परिपथ है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा था, तो कैपेसिटर की तरह व्यवहार कर रहा था। उसके अंदर क्या होता है आपका जो XC है उसका मान क्या होता है XL से क्या होता है ज्यादा होता है और इसका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है अग्रगामी होता है। ये तीनों लाइन आपको याद रखनी है। कब, रेजोनेंस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर परिपथ किसकी तरह व्यवहार करेगा, कैपेसिटर की तरह। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा होगा। परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा अग्रगामी होगा। रेजोनेंस आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति पर परिपथ है वो इंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा होगा और परिपथ का जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा आपका पश्चगामी होगा। तीनों कंडीशंस ये याद रखनी है, पूछा जाता है। फिर आपको याद रखना है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्वालिटी फैक्टर Q0 बराबर 1/R अंडर रूट में L अपॉन C होता है। क्वालिटी फैक्टर हमको क्या बताता है, तो वोल्टेज या करंट की शार्पनेस या सेलेक्टिविटी का मान हमको क्या बताता है, क्वालिटी फैक्टर बताता है। बैंडविड्थ क्या होता है, तो बैंडविड्थ क्या होती है, रेजोनेंस आवृत्ति के दोनों तरफ की वह आवृत्ति जिस पर परिपथ की शक्ति का मान क्या हो जाए आधा रह जाए वही क्या कहलाती है बैंडविड्थ। या फिर जो परिपथ की मैक्सिमम करंट थी वो क्या हो जाए अपने अधिकतम करंट का 0.707 गुना रह जाए वो भी क्या कहलाती है आपकी बैंडविड्थ कहलाती है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है R बटे क्या होता है आपका L होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको श्रेणी रेजोनेंस के अंदर याद रखनी है। तो आज हमने 2 टॉपिक्स किए हैं, दोनों टॉपिक्स ही आप एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रेणी RLC परिपथ के अंदर से भी आपकी एग्जाम्स के अंदर खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और श्रेणी रेजोनेंस के अंदर से तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर से। तो ये वाला टॉपिक्स आपको याद रखना है। अब हम अगली क्लास के अंदर समांतर रेजोनेंस पढ़ना है अभी, क्योंकि समांतर रेजोनेंस के अंदर भी हमको इसी प्रकार से सारे टॉपिक्स क्लियर करने और एक हमको पढ़ना है आपके सर्किट के अंदर जो चालकता होती है, आपके सर्किट के अंदर जो ससेप्टेंस होता है, आपके सर्किट के अंदर जो एडमिटेंस होता है उसका क्या तो फार्मूले होते हैं और इनके प्रतिरोध रिएक्टेंस और प्रतिबाधा के साथ क्या संबंध होते हैं, तो वो हमको देखने हैं। कौन से परिपथ के अंदर, समांतर परिपथ के अंदर। तो पहले हम समांतर रेजोनेंस परिपथ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में उन फॉर्मूलों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।